हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रेल टेरा पर। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि साइंस का जो बुक का एनसीईआरटी का वीडियो है वो ज़रूर बनाए, बुक से बनाने बोले थे। तो मैं बुक से ही बना रहा हूँ। ये एनसीईआरटी का ऐप है, तो जो चीज़ आपको ऐप में मिलेगा सेम वही चीज़ बुक में भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप इस ऐप से भी पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम है, वही चीज़ मिलेगा। और इस वीडियो से आप लोगों को ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन दोनों की तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप डी का तैयारी होगा। ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन का सिलेबस लगभग सेम है। बस एएलपी टेक्नीशियन में न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रुप डी में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी सिलेबस बिल्कुल सीबीटी 1 का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप इस वीडियो से ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन के सीबीटी 1 का तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर ये वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि जॉब करके आके, ड्यूटी करके आके वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पूरा टायर्ड हो जाता हूँ। फिर भी आप लोगों के लिए मैं ज़रूर रेगुलर वीडियो बनाऊँगा अगर इस वीडियो में आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों का आ जाता है, मैं इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताऊंगा, हर एक लाइन को नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताऊंगा, जैसे आप लोगों का टाइम बचे और आप लोग जो जो इम्पोर्टेंट है मेरे इस वीडियो से देखकर उस चीज़ को टिक करके नोट कर ले और आप लोगों का एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो देखिए, सबसे पहला आता है श्वेत लौ। क्या है ये श्वेत लौ? देखिए, अच्छे से पढ़ेंगे। चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको अच्छा से मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ है। जब भी हम लोग मैग्नीशियम को सॉरी जब भी हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं, कब? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब भी हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मतलब क्या होता है? राख होता है, चूर्ण होता है, ठीक है। और इसका रंग क्या होता है? वाइट होता है, श्वेत होता है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं तो ये वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक चीज़ क्या है? श्वेत ज्वाला। ठीक है, श्वेत ज्वाला। श्वेत ज्वाला क्या चीज़ है? मतलब जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जब हम लोग यहाँ देखिए मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, यहाँ देखिए ये मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम को इससे पकड़ा है क्योंकि हाथ से पकड़ेगा तो जल जाएगा, चिमटा से पकड़ा है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, देखिए यहाँ श्वेत रंग का चूर्ण सब गिर रहा है और यहाँ जो आग निकलता है ये भी सफ़ेद कलर का होता है। जलने के बाद जो आग निकलता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। इसमें अब आप लोगों का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है? सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा चेंज कर सकता है, ठीक है। रेलवे देखता है कि आप रट के आए हैं या फिर समझ के आए हैं। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो किस रंग के चूर्ण का निर्माण होता है? ठीक है, इस प्रकार से पूछेगा। श्वेत रंग, नीला रंग, पीला रंग, ऐसे कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। या दूसरा क्या पूछेगा, जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग क्या होता है, या फिर उत्पाद क्या होता है, इन दोनों का अभिक्रिया करने से ये क्या निकलता है। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज़ को अच्छा से पढ़े, क्या पूछेगा नहीं पता, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है और यही सब चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। पूरे इस सीरीज़ में, पूरे 10th के साइंस के सीरीज़ में यही सब चीज़ों को बताऊंगे, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को मिल गया। दूसरा क्या है? रासायनिक समीकरण। अब हम अभिक्रिया, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग समझेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया है या फिर नहीं है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या होता है? कभी कभी होता है कि हम लोग
कोई सॉलिड को, ठोस को अभिक्रिया कराए और वो चेंज हो गया गैस में या लिक्विड में चेंज हो गया, तो वो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। अभी जैसे देखें मैग्नीशियम का जो रिबन था वो सफ़ेद रंग का नहीं था, लेकिन जो अभिक्रिया करने के बाद उसका जो चूर्ण बना वो क्या बना, सफ़ेद रंग का बना। फिर गैस का उत्सर्जन, गैस भी निकलता है। कैसे गैस निकलता है, आगे मैं एक समीकरण से, इसमें मैं एक समीकरण से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, गैस कैसे निकलता है। पहले इसको जान लेते हैं। फिर क्या है, तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ भी आगे मैं बताऊंगा कैसे होता है। अभी थोड़ा देर के लिए इन दोनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों को नहीं, इसको मैं बताऊंगा, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, तापमान में परिवर्तन को। अब देखिए कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए एक यहाँ पर दिया हुआ है फोटो, इसमें हम लोग को क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जब भी जिंक को, ठीक है, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ जिंक का टुकड़ा सब है, जब इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो ये भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछा भी गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2019 के ही ग्रुप डी में पूछा गया था। जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आए, अगर नहीं आए तो जरूर कमेंट में बताएं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ और आप लोग इतने समझदार तो है ही, बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है। देखिए रासायनिक समीकरण में दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिकारक क्या है, जिन चीज़ों को अभिक्रिया कराई जाती है उसको अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और उत्पाद क्या है, अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ हम लोग को प्राप्त होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए आगे वही चीज़ दिया गया है कि समीकरण को, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को याद रखिएगा, जब एक से ज़्यादा अभिकारक या उत्पाद कुछ भी एक से ज़्यादा हो तो बीच में हम लोग को प्लस का साइन देना है। और क्या है, हम अभिकारक को LHS में लिखना है और उत्पाद को हमेशा RHS में लिखना है, ठीक है। अभिकारक को हमेशा LHS लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद को हमेशा RHS राइट हैंड साइड में ही लिखना है। ये लिखने का तरीका है रासायनिक समीकरण को। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या चीज़ है हम लोग वो जानते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण क्या है, जब भी कोई अभिक्रिया में LHS मतलब अभिकारक और RHS मतलब उत्पाद का द्रव्यमान समान ना हो उसको हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। अब द्रव्यमान समान ना हो इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसी से देखते हैं। मैग्नीशियम यहाँ कितना परमाणु है, एक परमाणु, तो इसका द्रव्यमान मान लिए एक। ऑक्सीजन का कितना है, दो परमाणु, तो इसका द्रव्यमान मान लिए दो। तो कुल कितना द्रव्यमान हो गया, तीन। कुल LHS में कितना द्रव्यमान हो गया, तीन। वैसे ही RHS में देखिए मैग्नीशियम कितना है, एक। ऑक्सीजन कितना है, एक। तो इधर कितना द्रव्यमान हो गया, दो। क्या ये दोनों तरफ LHS और RHS में द्रव्यमान बराबर है, नहीं है। तो यही चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण, और इसको हमेशा हम लोगों को बराबर करना है। तो इस बराबर करने के तरीके को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जब अगर हम लोग उसको बराबर कर दिए तो उसको कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित करना भी आप लोगों को सीखना है, 10th क्लास में सीखे होंगे, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। मैं हल्का बताऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादातर को ये चीज़ पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछ बोले मुझे कि ये चीज़ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ, तो मैं इसके ऊपर एक अच्छे से पूरा एक वीडियो संतुलित करने के ऊपर बना दूंगा, क्या प्रोसेस है, कैसे बनाया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट वही है कि संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये जरूरी क्या है, सबसे पहला है कि ये जरूरी क्यों है। तो देखिए अभिकारक और उत्पाद को बराबर करने के लिए, इसके द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो अब संतुलित कैसे करेंगे, ये संतुलित है, ठीक है, कैसे पता चला, देखिए जिंक कितना है, एक। हाइड्रोजन कितना है, दो। यहाँ लिखता हूँ, जिंक एक, हाइड्रोजन दो, सल्फर S कितना है, एक, और ऑक्सीजन O कितना है, चार।
तो कुल कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 4, 4 4 8, इधर हो गया 8। इधर देखते हैं, जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। यहाँ कितना हो गया, 2 4 6 और ये हो गया 8। तो देखिए दोनों तरफ 8 है, मतलब ये संतुलित है, हमें इसको संतुलित करना नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही एक संतुलित करने सीखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए पहले एक छोटा सा सिंपल से इसी से सीखते हैं। ठीक है, ये छोटा है, सिंपल है, इससे सीखते हैं। अभी हम लोग देखें कि कितना हुआ, इस तरफ हम लोगों का द्रव्यमान हुआ 3, इधर हुआ 2। तो इसको कैसे संतुलित करना है। मैग्नीशियम देखिए इधर 1 है, इधर 1 है। ठीक है, इसको भी कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर लेकिन 1 है, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे 2। ठीक है, क्या कर देंगे, यहाँ भी लगा देंगे 2। तो अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2, इधर भी 2, ये ऐसे गुना होगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 गुना 2 2 हो जाएगा। वैसे ही अब फिर मैग्नीशियम को देखेंगे, एक बार फिर देखना है, ऐसे नहीं कि बस हो गया ये दोनों बराबर छोड़ दिया, वैसे नहीं। अब मैग्नीशियम यहाँ 1, यहाँ देखिए मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम कितना है, 2। तो इसको हम लोग अगर यहाँ भी 2 लगा देते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम 2, यहाँ भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो ये जो समीकरण है ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और एक समीकरण देखते हैं उसको कैसे संतुलित किया जाएगा। देखिए ये Fe प्लस H2O बनता है Fe3O4 प्लस H2। इसको देखिए Fe कितना है, 1, पहले LHS का देख रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो टोटल कितना हो गया, 4, मतलब LHS में हमारा है 4 द्रव्यमान। अब RHS में देखते हैं, Fe 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। तो कुल कितना हो गया, 7 2 9, इधर कितना हो गया 9। तो ये तो संतुलित नहीं है, हमें संतुलित करना होगा। तो देखिए अब संतुलित इसको कैसे करेंगे हम लोग, जो प्रोसेस है उससे आसानी से संतुलित करेंगे। Fe यहाँ देखिए 1, इधर 3, मतलब यहाँ हम लोग को 3 लगाना होगा। तो यहाँ 3 Fe, यहाँ 3 Fe हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2। ठीक है, संतुलित है, इसको कुछ नहीं करना होगा। ऑक्सीजन यहाँ है 4, सॉरी यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ है 1 LHS में, और RHS में कितना है 4। तो अगर हम यहाँ 4 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, LHS में 4, RHS में 4। फिर से एक बार शुरू से देखेंगे, Fe3 Fe3। ठीक है, दोनों तरफ Fe3 है, इसको मिटा देता हूँ जैसे समझने में आसानी हो। दोनों तरफ Fe3 है। अब हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी, ये दोनों गुना होगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। तो अगर यहाँ भी 4 से गुना कर देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर हो गया। ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन देखिए पहले से ही 4 है। तो बस हमारा समीकरण संतुलित हो गया। यही चीज़ को बहुत लंबा प्रोसेस से एक एक स्टेप करके यहाँ बताया गया है। लास्ट में देखिए आंसर वही आया है, जो लाया है वही चीज़ आया है। और इसी तरीके को, इसी मेथड को, विधि को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, ये विधि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कैसे करना है वो चीज़ आप लोगों को जान के रखना पड़ेगा। एग्जाम में दे देता है कि फॉर्मूला दे देगा Fe3 प्लस, जैसे ये चीज़ को सिर्फ इसको दे देगा। ठीक है, और नीचे में ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसको संतुलित करें, तो उसमें से जो संतुलित वाला रहेगा वो आपको टिक करना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब हमारा क्या है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत, मतलब भौतिक अवस्था को कैसे लिखा जाता है। भौतिक अवस्था मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ या उत्पाद वो किस अवस्था में, वो ठोस है, द्रव है या गैस है, सॉलिड, लिक्विड या गैस है, क्या चीज़ है वो चीज़ लिखना। तो देखिए अगर कोई पदार्थ गैस में है तो उसको G से डिनोट करते हैं, G से दिखाते हैं। और अगर कोई लिक्विड है, द्रव्य है, तो उसको L से दिखाया जाता है। जो एक्वस है उसको AQ से दिखाया जाता है। एक्वस मतलब क्या होता है, एक गाढ़ा सा घोल, जैसे पानी में चूना को मिलाने से एक गाढ़ा चूना का घोल बन जाता है, उसी को एक्वस कहते हैं। उसको अगर बहुत देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे तो नीचे धीरे धीरे बैठ जाएगा। ठीक है, उसी को एक्वस कहा जाता है। जब बालू में, मतलब पानी में बालू को मिलाते हैं तो उसको एक्वस नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक्वस एक गाढ़ा सा घोल होता है। और जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसको S से हम लोग दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर Fe, लोहा जो है सॉलिड है, उसको S से दिखाया गया है। जो जल है
उसको जी गैस से दिखाया गया। अब आप सोचेंगे पानी जो जल है वो गैस कैसे, वो तो द्रव्य है, लिक्विड है। तो देखिए जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ती है, और वही भाप क्या हुआ, गैस। तो इसका मतलब इससे समझ में आता है कि यहाँ पर लोहा को गैस मतलब भाप के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। उत्पाद जो है Fe3O4 वो ठोस है इसलिए S लिखा गया है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस, इसलिए G लिखा गया है। अब देखिए यहाँ बहुत ही एक अच्छा सा समीकरण मिला है, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। हमें पता है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों के माध्यम से जल लेते हैं। जब उसको क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो ग्लूकोज बनती है, C6H12O6 ग्लूकोज बनती है। ऑक्सीजन गैस बनती है जो इसी को वो लोग छोड़ देते हैं और उसी को हम लोग सांस लेते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो इसी प्रकार से नेचर का संतुलन बना हुआ है। और क्या बनता है, जल बनता है, इसको भी वो लोग वातावरण में छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो होमवर्क है ये है 2 नंबर क्वेश्चन। ये जरूर इसको आप लोग बना के आए, ये 2 नंबर को आप लोग घर में होमवर्क बनाएं, कमेंट में अपना आंसर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको अच्छा से मतलब इसको आंसर बता दूंगा। अगर आप लोग किसी का फॉर्मूला ना जानते हो तो उसको इंटरनेट में सर्च करें और फॉर्मूला को एक जगह में लिख के जरूर याद कर ले, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछता है और आप अगर फॉर्मूला के कारण नहीं बना पाते हैं तो बहुत ज़्यादा बाद में खराब लगेगा। इसलिए फॉर्मूला ज़रूर याद कर ले। और अगले वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया हूँ। वीडियो अब अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो सारे दोस्तों के साथ जो ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा, चाहे मैं कितना भी हार्ड वर्क करके हो, ड्यूटी मेरा चाहे कैसे भी रहे, रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं। धन्यवाद।